let us take some examples based on the series which we had discussed in the last lecture, the Lyman series, Balmer series, Bastian series, Brackett series and Fan series, that is Fan series. Okay, so let us start. तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ दिया है आपको ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स मेक ट्रांजिशन टू n इक्वल टू 4. मतलब लोअर यहाँ पे जो हमको एनर्जी लेवल दिया वो 4 दिया गया. तो पूछा गया डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन दिस सीरीज. तो देखिए आपको पता है कि जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. ठीक है, अगर हमें लैम्डा मैक्स चाहिए तो फॉर लैम्डा मैक्स जो एनर्जी गैप है दैट शुड बी द मिनिमम, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. राइट, एनर्जी गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. सो यहाँ पे जो भी ट्रांजिशंस हैं, राइट, जो लोअर एनर्जी लेवल है वो 4 पे होने वाला है. तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है यानी n इक्वल टू 5, तो जब n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 4 में ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी गैप सबसे छोटा होगा और उस एनर्जी गैप के लिए जो वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा. ऑलराइट, तो हमारे पास जो यहाँ फॉर्मूला है वो है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर. आर इज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जेड इज द एटॉमिक नंबर, और दिस इज 1 बाई m square minus 1 by n square. ठीक है, okay, so let us put all the values here. So this is for hydrogen atom, right? This has been talking about, they've been talking about the hydrogen atom. So z का value हो जाएगा 1, तो we'll put it here. तो 1 by lambda, r is 1.097 into 10 raised to 7, z का value 1, and this will be 1 by m square. So that will be m is the lower energy level, that is 4 square, and n is the higher energy level, that's 5 square. Alright, ठीक है, तो ये सब हम सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद राइट आपको 1 बाई लैम्डा मैक्स मिलेगा, फिर आप रेसिप्रोकल ले लोगे उसका, तो आपको लैम्डा मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा 4051 नैनोमीटर. तो ये आप जरूर चेक करिए इसका वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. दिस इज द मेन थिंग यहाँ पे, दिस इज द क्रक्स. अगर आपको लैम्डा मैक्स चाहिए तो एनर्जी गैप जो है दैट शुड बी मिनिमम, एंड फॉर मिनिमम एनर्जी गैप वी हैव टू कंसीडर the two consecutive energy levels, that is n equal to 4 and n equal to 5. एकदम पास वाला. अगर हमें लैम्डा मिनिमम चाहिए तो we require the largest energy gap, so that would be delta E max, and for the largest energy gap we would consider 4 say infinity. I mean if the electron would de-excite from infinity to 4, then that would give us, then that would be the maximum energy gap and would give us lambda minimum, that is the series limit. Alright, तो ये इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया इसका. अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं. बोला गया डिटरमाइन द वेवलेंथ दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम 6 to 4. दैट्स वेरी सिंपल. इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग यहाँ पे 5 की जगह 6 डाल देंगे, दैट्स ऑल, तो ये 6 to 4 का ट्रांजिशन हो जाएगा. और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको ये वेवलेंथ मिल जाएगी 2630. ऑलराइट, 2630 नैनोमीटर. ओके, आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल हियर. तो आप भी ये क्वेश्चन लिख लीजिए. तो यहाँ दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन excite hydrogen atoms, can excite hydrogen atoms. ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होगा, तो वो देखेंगे हम. टू विच ऑर्बिट इज द इलेक्ट्रॉन, टू विच ऑर्बिट इज द इलेक्ट्रॉन in the hydrogen atom raised, in the hydrogen atom raised, and what are the wavelengths of the radiations, and what are the wavelengths of the radiations emitted. So radiations emitted as it drops back to the ground state, as it drops back
to the ground state. Okay, so let's talk about this question. तो सबसे पहले जो अपने पास हाइड्रोजन एटम है उसका जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ पे जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब n का वैल्यू 1 है और जब n का वैल्यू 2 है तो वहाँ पे वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज व्हेन n इज इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 पे इट्स -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर n इक्वल टू 3। तो अगर हम ये एनर्जी गैप देखें, राइट, ये जो एनर्जी गैप है दैट इज E3 माइनस E1, तो E3 is -1.51 and E1 is -13.6, तो ये निकल कर आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसी की बात यहाँ की जा रही है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी दिस कैन एक्साइट हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, दिस इज हाइड्रोजन एटम, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आ रहा है। तो ये इसको जब स्ट्राइक करेगा तो इस हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर सकता है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर सकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके वो यहाँ पहुँचा सकता है n=3 में। इसका मतलब ये है, ठीक है, तो वो उसको एक्साइट कर सकता है। अब सवाल ये है कि टू विच ऑर्बिट इज द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रेस्ड। सो दैट्स वेरी सिंपल कि इट इज रेज्ड टू n=3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि द इलेक्ट्रॉन इज रेज्ड टू n=3। n=3 रेज्ड हो जाएगा क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग ही हमने क्या किया, इधर से ये इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक कर रहा है जिसका एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी हाइड्रोजन एटम के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो एनर्जी लेकर n=1 से n=3, राइट, यहाँ पर वो रेज हो जाएगा। ठीक है, अब बात ऐसा है कि यहाँ पूछा गया है कि व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ द रेडिएशंस एमिटेड एज इट ड्रॉप्स बैक। अब देखिए जब वो वापस आएगा तो उसके पास 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो n=3 से डायरेक्टली n=1 में आ जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि 3 से 2 में आ जाए और फिर 2 में आने के बाद 2 से 1 में आ जाए। मतलब ये 3 वेवलेंथ्स, अलग अलग वेवलेंथ्स जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वी कैन यूज दिस फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू RZ² और ब्रैकेट के अंदर 1 लोअर एनर्जी लेवल का स्क्वायर माइनस 1 द हायर एनर्जी लेवल का स्क्वायर। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर ऑल दिस 3 डिफरेंट केसेस एंड देन वी कैन फाइंड आउट द 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे जैसे मानिए पहला ये ले लिया 3 से 1, तो जो लोअर एनर्जी लेवल है वो 1 हो गया, तो 1/1² और जो हायर एनर्जी लेवल है वो 1/3²। ठीक है, तो ये हो गया अपना 3 से 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से मैं इसको λ1 कह देता हूँ, तो यहाँ से जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1026 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए, राइट। तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से ये वेवलेंथ मिल जाएगा 1026 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे ही आप बाकी केसेस ले सकते हैं, आप 3 से 2 ले सकते हैं, तो 1/λ2 में कह देता हूँ उसको। तो फिर से RZ² और लोअर एनर्जी लेवल को मैंने 2 पकड़ा है, हायर को 3 पकड़ा है, तो 2² माइनस 1/3²। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ आपको मिल जाएगी 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आप सॉल्व करके चेक करिए। और फिर वैसे ही आप ले लीजिए 1/λ3, तो वो केस हो जाएगा आपका 2 से 1। ठीक है, ये वाला यानी इसको लोअर पकड़ा है, तो ये हो जाएगा 1/1² माइनस 1/2²। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये वेवलेंथ मिल जाएगी 1215 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ऑलराइट, वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन हियर। सो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ दिया है हाइड्रोजन एटम इज इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो द थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब पहले समझना चाहिए हम लोगों को। देखिए ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, n=1, n=2 is the first excited state, n=3 is the second excited state and n=4 this is the third excited state। तो मैं n=5 भी बना देता हूँ, this is the fourth excited state। So this is the third excited state।
ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, बाकी अब आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि हाइड्रोजन एटम इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, राइट, एक्साइट होके यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है, इधर है, ओके, इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ एक्साइट हो चुका है, ओके ओके। इफ इट मेक्स अ ट्रांजिशन टू अ डिफरेंट स्टेट एंड अ फोटोन इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, दैट्स ऑब्वियस। अगर वो नीचे आएगा तो फोटोन एमिट करेगा, राइट, क्योंकि जब हायर से लोअर में आएगा तो फोटोन एमिट करेगा, इधर इस डायरेक्शन में फोटोन एमिट करेगा, और अगर ऊपर जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो डिटरमाइन द क्वांटम नंबर ऑफ द फाइनल स्टेट एंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये हमें निकालना है। इफ इट इज एमिटेड विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, अब देखिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, अगर आपको लैम्डा मिनिमम यहाँ चाहिए तो लैम्डा मिनिमम मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो एनर्जी गैप है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। लैम्डा मिनिमम कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम एनर्जी गैप, ओके, because lambda is inversely proportional or energy is inversely proportional to the wavelength. So for getting the minimum or the shortest possible wavelength, the energy gap has to be maximum. That is possible because ये कितना है -13.6, ये -10.89 कुछ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है, राइट, ये मैक्सिमम एनर्जी गैप है। जब वो 4 से 1 में आएगा तो जो वेवलेंथ मिलेगा वो होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ए का आंसर मिलेगा हमें जब हम यूज करेंगे 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर 1 लोअर एनर्जी लेवल मतलब 1 का स्क्वायर, हायर एनर्जी लेवल मतलब 4 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो वेवलेंथ मिलेगा तो वो वेवलेंथ विल बी, राइट, सो दैट wavelength, so we have to find out, right, emitted, determine the quantum number and final, so that's there, right, we have to determine the quantum number and final of the final state and the energy of the photon। तो हमें सिर्फ एनर्जी फाइंड करना, वेवलेंथ नहीं फाइंड करना, बट आप यहाँ से चाहो तो वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ओके, इफ यू वांट यू कैन फाइंड इट आउट यहाँ से। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट, एंड बट व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड हियर, we have been asked here to find out the final n final state। तो n final इस केस में हो गया, वो हो गया 1, ठीक है। तो 4 से 1, जब ट्रांजिशन 4 से 1 होगा तो हमें मिलेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इस केस में, ऑलराइट। और एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे आप, एनर्जी मतलब ये एनर्जी गैप हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ बोला गया एंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन, मतलब जो फोटोन रिलीज होगा उसका एनर्जी कितना है। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप लैम्डा फाइंड कर लो तो hc/λ से भी डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको एनर्जी गैप, एनर्जी ऑफ द फोटोन निकालना, यू कैन डू दिस आल्सो hc/λ, ठीक है। दिस इज वन वे यू कुड डू इट। दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्टली, अभी आपको पता है कि ये जो यहाँ पे कि आपको 4 से 1 आना है, तो आप डायरेक्टली 4 से 1 वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे, -13.6 वाला जो फॉर्मूला है अपना वो यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली एनर्जी गैप निकालना है जब वो 4 से 1 में आएगा, तो 4 - 1, ठीक है। तो E4 हो जाएगा -13.6/4 स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ -13.6/1 स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी गैप है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही फोटोन रिलीज होने वाला है, राइट। दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, क्योंकि जो फोटोन का एनर्जी होगा वो एनर्जी गैप के बराबर होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ऑलराइट, दैट इज एमिटेड विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि एमिटेड विद द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए, और एमिटेड बोला गया है। तो एमिटेड मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आएगा तभी एमिट होगा, आप ऊपर का नहीं ले सकते, ऊपर लोगे तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया। तो जब वो 4 से 3 आएगा तो वो होगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन मिलेगा दैट विल बी हैविंग द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, ठीक है। तो बी पार्ट में बात हो रही है एमिशन की। तो जब भी बात एमिशन की होगी तो जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो, राइट, एमिशन ऑफ फोटोन की बात हो रही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, जो ट्रांजिशन है वो हमेशा हायर से लोअर होना चाहिए। यहाँ पर मतलब 4th एनर्जी लेवल से 3rd में ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी गैप हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, राइट, ये। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको वेवलेंथ मिलेगा वो वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा मैक्स, ठीक है, ओके। तो ये एनर्जी गैप आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमें ये आंसर मिल गया है कि व्हाट इज द एन फाइनल मस्ट बी 3,
एंड एनर्जी गैप अगर हमें फाइंड करना है तो दैट शुड बी E4 माइनस E3, ठीक है, यानी -13.6 बाई 4 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 बाई 3 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा देखते हैं। तो यहाँ से ये जो एनर्जी का वैल्यू है ये हमें मिल जाएगा, तो दिस विल बी 0.661, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0.661 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड जो क्वेश्चन दिया है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि एब्जॉर्प्शन, राइट, एब्जॉर्ब्ड विद द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ। तो एब्जॉर्ब विद द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ की बात हो रही है, मैं ये यहाँ से रब कर देता हूँ। तो एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन है दैट हैज टू बी फ्रॉम लोअर टू हायर, मतलब ट्रांजिशन अब ऊपर होना होगा अगर एब्जॉर्प्शन होना है। एब्जॉर्प्शन मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो अगर जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाएगा। तो विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फिर से बोला गया है, तो अगर हमें लैम्डा मैक्स चाहिए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम एनर्जी गैप होने के लिए जो ट्रांजिशन है, राइट, सी पार्ट के लिए जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन होना चाहिए 4 से 5। तो इसका मतलब दिस इज द एंड फाइनल, राइट, 4 to 5, सो 5 इज द एंड फाइनल, ये हमें मिल गया। और हमें निकालना है एनर्जी गैप, तो एनर्जी गैप आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, कैसे, हायर माइनस लोअर। तो ये जो एनर्जी गैप है, इतने एनर्जी का फोटोन उसको एब्जॉर्ब करना होगा, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को। इस एनर्जी का फोटोन जब वो एब्जॉर्ब करेगा, इस एनर्जी गैप के बराबर का, इस एनर्जी गैप के बराबर का जब वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो n=4 से n=5 में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -13.6 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा यहाँ से 0.306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब एक फोटोन ये इतना एनर्जी लेकर आएगा और वो फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके n=4 से n=5 में पहुंच जाएगा। ऑलराइट, तो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस क्वेश्चन। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। So students, let us take now one more question. तो यहाँ दिया है the Balmer series for the hydrogen atom corresponds to the electronic transitions. So Balmer series की बात हो रही है। Balmer series में जो lower energy level है that is fixed to n=2, right? ये पता है आपको। So corresponds to transitions that terminate in the state of quantum number n=2. So the transitions will terminate in the state of quantum number n=2, यानी lower energy level is fixed to 2. Find the longest wavelength of photon emitted. So emitted and determine its energy. तो बात हो रही है emission की और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल कॉरस्पॉन्ड टू द स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप, एंड द स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप विल कॉरस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2, राइट। सो द ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2, ऑलराइट। तो व्हेनेवर द ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम 3 to 2, जैसे ये हो गया n=1, दिस इज n=2, दिस इज n=3 एंड सो ऑन, दिस इज n=infinity यहाँ पे। तो जब ट्रांजिशन 3 से 2 में होगा, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस जो वेवलेंथ एमिट, जो यहाँ पे फोटोन एमिट होगा उसका जो वेवलेंथ होगा दैट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ, ऑलराइट। तो वी कैन जस्ट फाइंड इट आउट, इट्स वेरी सिंपल। कैसे, विल यूज 1/λ इज इक्वल टू r(z²) और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 लोअर एनर्जी लेवल का स्क्वायर यानी 1/2 स्क्वायर माइनस द हायर एनर्जी लेवल दैट इज 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके यहाँ से हम लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्डा आ जाएगा 656.3 नैनोमीटर। तो ये जो है ये किस में लाई कर रहा है आप देख सकते हैं, दिस लाइज इन द विजिबल लाइट रेंज, क्योंकि विजिबल लाइट जो होता है, विजिबल लाइट लाइज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, तो उसके बीच में लाई कर रहा है। और ये लॉन्ग वेवलेंथ है यानी रेड लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग है ये, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे द वेवलेंथ लाइज इन द रेड रीजन, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, द वेवलेंथ लाइज इन द रेड रीजन हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। कितना आ गया वेवलेंथ, वेवलेंथ आ चुका है 656.3, ओके। फिर आगे हम लोगों से यहाँ पूछा गया है, राइट, क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस एमिटेड फोटोन। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दो तरीका है। एक तो आप इस वेवलेंथ से निकाल लो, hc/λ यूज कर लो। h आपको पता है, c पता है, लैम्डा पता है, तो वहां से आपको मिल जाएगा ये 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली आप एनर्जी गैप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, आप कह सकते हो E3 - E2 मतलब
13.6 by 3 square and minus of minus 13.6 by 2 square, तो ये भी डायरेक्टली आपको क्या दे देगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। तो ऐसे आप कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। अभी दूसरा यहाँ पूछा गया फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें मिलेगा हाईएस्ट या द लार्जेस्ट एनर्जी गैप। तो लार्जेस्ट एनर्जी गैप कहाँ से कहाँ होगा? तो अगर हमें लैम्डा मिनिमम चाहिए, नहीं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप मैक्सिमम होना चाहिए। तो एनर्जी गैप मैक्सिमम तब होगा जब इन्फिनिटी से 2 में होगा ट्रांजिशन। जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? इन्फिनिटी से 2 में ट्रांजिशन होगा तब हमें मिलेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा 1 बाई लैम्डा मिनिमम। तो 1 बाई लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आर जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा मिनिमम का वैल्यू 364.6 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लेट अस राइट हियर। तो द वैल्यू विच वी विल गेट हियर इज राइट, और ये जो आप देख रहे हो ये आपका विजिबल रेंज से जस्ट थोड़ा बाहर है, राइट। इसको हम कह सकते हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में है, ठीक है। तो यहाँ से जो वेवलेंथ आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 364.6 नैनोमीटर। तो दिस वेवलेंथ लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये जो वेवलेंथ है दिस wavelength lies in the so students, let us now discuss next question. In this question it is given that find the quantum number n corresponding to the excited state of helium plus ion if on transition to the ground state that ion emits 2 photons in succession. Now what does that mean? उसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि अभी ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, n इक्वल टू 1, और ये है यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टेट है। इसको मैं लेता हूँ n इक्वल टू n। तो n इक्वल टू n से ग्राउंड स्टेट तक जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें वो 2 फोटोन्स एमिट करता है इन सक्सेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पे आया तो एक फोटोन रिलीज हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ आया तो दूसरा फोटोन रिलीज हुआ। इस तरह से 2 फोटोन्स इन सक्सेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसको कुछ m कह दूँ, ये मिडिल वाले इंटरमीडिएट स्टेज को, तो n से m के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे, अगर यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा 1 एमिट हुआ है तो हम लिखेंगे 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई लोअर का स्क्वायर, लोअर मतलब m स्क्वायर माइनस द हायर यानी 1 माइनस n स्क्वायर, ठीक है, ओके। और लैम्डा 2 जो सेकेंड ट्रांजिशन हुआ होगा m से 1 तक, तो पहला हमने कंसिडर कर लिया n से m तक, दूसरा हमने कंसिडर कर लिया m से 1 तक। तो जो सेकेंड ट्रांजिशन हो रहा है m से 1 तक, उसमें जो वेवलेंथ यानी जो फोटोन रिलीज हुआ है उसका वेवलेंथ हमने लैम्डा 2 कंसिडर कर लिया, तो वो हो जाएगा आर जेड स्क्वायर, और फिर से 1 बाई लोअर स्क्वायर, तो लोअर इज 1, सो 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई हायर स्क्वायर यानी m स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, राइट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? तो ये 1 बाई m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें इफेक्टिवली? तो हमें इफेक्टिवली मिल जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2, करेक्ट। मिल जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2, ये हो जाएगा LHS, और RHS में आर जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर आ जाए, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दे रखा है, हमें यहाँ से बेसिकली फाइंड आउट करना है n का वैल्यू, ओके। तो बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसको आगे हमें सॉल्व करना होगा, जैसे यहाँ से आप लिख दोगे 1 माइनस ये 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाई आर जेड स्क्वायर, मतलब इधर आपने डिवाइड कर दिया इसको ब्रैकेट के अंदर, 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है। आर भी हमें पता है, जेड हमें पता है, क्योंकि हीलियम दिया तो जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा, राइट। हीलियम प्लस आयन है तो जेड का वैल्यू 2, लैम्डा 1 दिया, लैम्डा 2 दिया, सब वैल्यू डालकर ये फाइंड कर सकते हैं हम लोग, और उसको 1 से सब फिर इसको सिंप्लीफाई करके आपको n फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं, और यहाँ से n का जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद, राइट, n का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 6.03, क्योंकि यहाँ बाकी सब कुछ नोन है तो वो सब वैल्यूज पुट करने हैं, बस आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दैट कैन बी डन वेरी इजीली।
तो वो आप कर लीजिए और यहाँ से n का निकल के आएगा 6.03, यानी द क्वांटम नंबर इज 6, ठीक है। जिसको हम क्या ले लेंगे 6, यानी n इज इक्वल टू 6, ये आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो कॉन्सेप्ट समझ गए आप। यहाँ पे दो फोटोन्स कैसे एमिट हुए इन सक्सेशन, मतलब यहाँ से पहला फोटोन, तो जो पहला ट्रांजिशन हुआ होगा उसमें पहला फोटोन एमिट होगा। तो पहला ट्रांजिशन के लिए मैंने एक इंटरमीडिएट इधर एनर्जी लेवल ले लिया है m, तो पहला ट्रांजिशन मैंने कंसिडर कर लिया है n से m तक, और इन सक्सेशन कहाँ गए, तो दूसरा ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा, वो m से 1 तक होगा। तो दो ट्रांजिशन में दो यहाँ पे फोटोन्स एमिट हुए, पहले वाले का वेवलेंथ λ1, दूसरे वाले का वेवलेंथ λ2। मैंने दो इक्वेशंस बनाए, उसमें ये टर्म कैंसिल आउट हो गया और इस तरह से ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया जहाँ पे सब कुछ नोन है, सिर्फ हमें n फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑलराइट, ओके, सो द स्टूडेंट लेटर डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें दिया है अ गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स कैन एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इट्स नॉट हाइड्रोजन एटम, इट्स हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। मतलब उसका Z जो एटॉमिक नंबर है इट्स मोर देन 1, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज 1, क्योंकि बाकी सब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आयनाइज हो चुके हैं, जैसे हीलियम प्लस फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें Z कितना है, इसका 2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 2 नहीं, वो सिर्फ 1 है, क्योंकि ये आयनाइज्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर जा चुका है। तो दिस इज हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जो भी हो, कैन अब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो कंसिक्वेंटली द एटम emits radiations of only 3 different wavelengths। तो ये सेकेंड पार्ट है, ऑलराइट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब करके ये एटम एक्साइटेड हो जाएगा। ये एटम क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। जैसे मान लीजिए कोई एटम है X मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसने एक फोटोन आया 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये हो गया X स्टार। क्या हो गया ये, X स्टार, यानी एक्साइटेड हो गया, ठीक है। तो जब एक्साइटेड हो जाएगा, राइट, एक्साइटेड हो जाएगा तो कुछ देर तक एक्साइटेड रहेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये फोटोन्स एमिट करेगा, राइट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे जा चुका होगा वो लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, राइट, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में वो ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता है, थोड़ी देर तक रहेगा। उसका जो वहाँ पे लाइफ टाइम है, एवरेज लाइफ टाइम बहुत कम रहता है, 10⁻⁻8 सेकेंड्स के आसपास रहता है। तो फिर वहाँ से जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो फोटोन्स रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया और अब यहाँ पे वो फोटोन्स अलग अलग एमिट करेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है, राइट, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो मैंने ये मान लिया ये एक हाइड्रोजन गैस लाइक एटम है, ठीक है। बहुत सारे एटम्स है इसमें, एक सैंपल की तरह बिहेव करे, आप ले सकते हैं। तो कहा जा रहा है इट कैन एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई इस तरह के जो फोटोन्स है बहुत सारे, इस पर हम लोग बम्बार्ड कर रहे हैं, जिसका एनर्जी 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है। एब्जॉर्ब कर सकता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी गैप जो है, इसके अंदर का कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी गैप जो है, वो एनर्जी गैप 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, इसलिए वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट कैन एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका मतलब यही है कि इस एटम के अंदर ऐसा एक एनर्जी गैप है जो एनर्जी गैप 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, इसलिए वो इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब एब्जॉर्ब जब कर लेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से या किसी और हायर स्टेट से और हायर स्टेट में चले जाएगा, और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद वो थोड़ी देर अपने हायर स्टेट में रहेगा, और फिर लोअर स्टेट में जब वापस उसका ट्रांजिशन होगा तो उस ट्रांजिशन के वक्त यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जो है फोटोन्स रिलीज होंगे। तो कहा जा रहा है कि ऑल द वेवलेंथ्स, तो कहा जा रहा है कि 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स यहाँ पे एमिट हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये ले लिया HF1 HF2। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 अलग अलग वेवलेंथ होंगे, hc/λ1, राइट, hc/λ2, और ये होगा hc/λ3। तो हमने यहाँ पे 3 वेवलेंथ्स कंसीडर कर लिए, λ1 λ2 λ3, और कहा जा रहा है कि ऑल द वेवलेंथ्स आर इक्वल टू और स्मॉलर देन दैट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फोटोन। तो ये जो सारे वेवलेंथ्स हैं, तो इसका जो वेवलेंथ है इसको मैं λ0 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि λ1 λ2 λ3 जो है वो इसके बराबर है या फिर इससे छोटे हैं, उसके बराबर है या फिर इससे छोटे हैं। तो अगर ये इसके बराबर हैं या इससे छोटे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो राइट एनर्जी होगा वो 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से
के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, राइट। क्योंकि जो एनर्जी होता है, तो एनर्जी गैप मैं लेता हूँ यहाँ पे, वो होता है hc/λ, यानी एनर्जी गैप जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ इससे छोटे हैं। अगर छोटे हैं तो जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये वेवलेंथ छोटे हैं तो ये बड़ा होगा, इनके जो एनर्जी गैप्स होंगे ये बड़े होंगे, और अगर ये इसके बराबर है तो बराबर होंगे। तो इस तरह से, यानी जो भी एनर्जी गैप्स हैं वो 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े हैं या उसके बराबर है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 3 वेवलेंथ रिलीज हुए हैं, इसलिए जो फोटोन है वो n इक्वल टू, जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 3 पे होना चाहिए। तो जब n इक्वल टू 3 पे होगा तभी 3 अलग अलग फोटोन रिलीज होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। आप देख सकते हैं, जैसे अगर 3 से 1 में ट्रांजिशन हुआ तो एक फोटोन रिलीज होगा, 3 से 2 में अगर ट्रांजिशन हुआ तो एक फोटोन रिलीज होगा, 2 से 1 में ट्रांजिशन हुआ तो एक फोटोन रिलीज होगा। इस तरह से ये 3 फोटोन की पॉसिबिलिटी तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 यानी थर्ड एनर्जी लेवल पे हो, राइट, या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हो। थर्ड एनर्जी लेवल का मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे छोटा एनर्जी गैप 3 और 2 के बीच में होगा, ये वाला। तो ये एनर्जी गैप जाहिर सी बात है ये 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा ये होगा 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। और बाकी जो एनर्जी गैप होंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, वो 100% 68 से ज़्यादा होंगे, ऑलराइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सबसे, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया था इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस एटम। तो इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस एटम वो हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2 से 3 में गया, तो इनिशियल स्टेट हो गया 2 और 2 से 3 में गया, क्योंकि जब 3 में जाएगा तभी ये 3 अलग अलग वेवलेंथ्स या 3 अलग अलग फोटोन्स पॉसिबल है, राइट। इसका मतलब इनिशियल स्टेट 2 था, और 2 पे जब वो इलेक्ट्रॉन था तो उस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करके वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 में चला गया, ठीक है। कौन? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वहाँ चला गया। पर ऐसे बहुत सारे गैस एटम्स हैं, बहुत सारे, एक नहीं है, यहाँ पे एक पूरा सैंपल है, ठीक है। हज़ारों लाखों यहाँ पे गैस एटम्स है। तो किसी गैस एटम में वो डी एक्साइट होकर 3 से 1 में आएगा, किसी में डी एक्साइट होकर 3 से 2 में आएगा, किसी में डी एक्साइट होकर 2 से 1 में जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये सारे वेव जो फोटोन्स अलग अलग अवेलेबल होने के ये हमारे यहाँ पर संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अलग अलग ये फोटोन्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो अभी n इक्वल टू 2 और 3 के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 68 है। ये बात यहाँ से हमें समझ में आ गई, राइट, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ दिया गया था। यहाँ पे बोला गया था कि जो ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ या तो इसके बराबर है या इससे छोटे है। अगर इसके बराबर है तो एनर्जी गैप 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, अगर इससे छोटे हैं तो 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है। मतलब सबसे छोटा जो एनर्जी गैप है वो 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे अगर ये यूज़ कर ले कि 1/λ, राइट, या फिर 1/λ के हम एनर्जी गैप वाला फॉर्मूला यूज़ कर ले, तो एनर्जी गैप इज इक्वल टू क्या होगा, -13.6, ठीक है। और हायर टू लोअर, तो हायर माइनस ऑफ लोअर 13.6, लोअर क्या है, लोअर है 2। तो ये एनर्जी गैप जो है दिस शुड बी इक्वल टू 68। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर ले, राइट, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले यहाँ से, राइट, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे z² भी आएगा, राइट, क्योंकि 13.6 n²/z², तो यहाँ पे z² भी आएगा। दिस इज इक्वल टू 68, ओके। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है, ऑलराइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से z का जो वैल्यू है वो निकल के आएगा 6, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया है। एनर्जी किसी भी लेवल में एनर्जी होता है -13.6 z²/n², किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो -13.6 z²/n² यानी 3², तो ये हो गया इस लेवल का एनर्जी। फिर -13.6/2² n² इंटू z², ये हो गया यहाँ का एनर्जी। सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, एनर्जी गैप इज इक्वल टू 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से आइडेंटिफाई द गैस एटम। अब z इक्वल टू अगर 6 आया है तो z इक्वल टू 6 किसके लिए होता है, ये कार्बन के लिए होता है। तो हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा एटम है, तो ये है कार्बन एटम, ऑलराइट। अब यहाँ हमसे पूछा गया थर्ड पार्ट में, फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। मिनिमम वेवलेंथ के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मैक्सिमम एनर्जी, ऑलराइट। तो मैक्सिमम एनर्जी गैप किसके बीच में होगा, वो तो 1 और 3 के बीच में होगा। तो वहाँ से हम निकाल पाएंगे।
तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग सी पार्ट। तो सी पार्ट पे हम लोगों से बोला गया फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए यहाँ पे कि जो मिनिमम वेवलेंथ है, राइट, द मिनिमम वेवलेंथ will correspond, right, corresponds to the transition from n equal to 3 to n equal to 1। ठीक है, तो आप लगा दो 1 by lambda is equal to r z square into 1 by lower energy level square minus 1 by the higher energy level square। ठीक है, तो r की वैल्यू आपको पता ही है, वो है 1.097 इंटू 10⁻⁷ और z आया 6, तो 6 स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस 1/9। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 20, लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा 28.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया लैम्डा मिनिमम, ये हो गया सी पार्ट। ठीक है, तो मिनिमम अगर आपको वेवलेंथ चाहिए दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम एनर्जी गैप, एंड मैक्सिमम एनर्जी गैप इस केस में होगा n = 3 से n = 1 के बीच में। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग डी पार्ट की। डी पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द गैस एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द गैस एटम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसके ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड स्टेट में इसका एनर्जी कितना है। तो ग्राउंड स्टेट में इसका एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं -13.6 z² इस फॉर्मूले में डाल के। तो ये हो जाएगा -13.6, z का वैल्यू 6 है तो 6² डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -489.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमको यहाँ से इसको आयनाइज करना है तो हमें इतना ही पॉजिटिव एनर्जी इसको देना होगा। ठीक है, तो इस केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ E1, यानी वो हो जाएगा +489.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना ही हमें पॉजिटिव एनर्जी का एक, मतलब इतना ही हमें एनर्जी सप्लाई करना होगा। तो इस एनर्जी का एक फोटोन जब वो बम्बार्ड करोगे आप, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँच जाएगा, वो इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, इस तरह से आप निकाल सकते हो कि उसका, क्योंकि ये जो एनर्जी है उसका ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, वहाँ से हमें उसको कहाँ पहुँचाना, हमें उसको पहुँचाना है इन्फिनिटी पे। ऑलराइट, एक और तरीके से आप सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये n = इन्फिनिटी और n = 1, तो n = 1 से आपको इन्फिनिटी तक पहुंचाना है उसका। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ से वो क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ऑलराइट, तो एनर्जी वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके लिए आप यू कैन जस्ट फाइंड आउट द एनर्जी गैप, मतलब यू कैन फाइंड आउट E∞ माइनस E1, दैट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। ऑलराइट, सो दिस विल बिकम -13.6 डिवाइड बाई n²। तो n² हो जाएगा 1, यानी इन्फिनिटी स्क्वायर, और z² इज 6² और माइनस ऑफ -13.6 डिवाइड बाई 1² इंटू 6²। ठीक है, इसको इंटू कर दीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये है एनर्जी उसका जब वो n = इन्फिनिटी पे होगा, और ये है एनर्जी जब वो n = 1 पे होगा। इसका आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा +489.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब उस एनर्जी का फोटोन जब इधर स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से n = 1 से n = इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा, नहीं वो आयनाइज हो जाएगा। तो दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी। ऑलराइट, ओके, so student, let us take next question now. So how many different wavelengths may be observed in the spectrum from a hydrogen sample if the atoms are excited to a state with principal quantum number n। मतलब जो atoms है वो nth, they have been excited to a state with principal quantum number n, और ये है अपना n = 1। ठीक है, this is n = 1, that is n = n। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n से 1 ये एक एक्साइट, ये एक हो सकता है। ठीक है, फिर n से 2 तक हो सकता है। तो आप देख लो जब यहाँ पे इस तरह से, राइट, तो n से 1 पहला, n से 2 दूसरा, तो n से 3 क्या होगा, तीसरा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमेशा एक कम आ रहा है, राइट। n से 3 में, n से 1 में फर्स्ट वन, 1 से n से 1 के लिए फर्स्ट वन, n से 2 के लिए सेकेंड वन, n से 3 के लिए थर्ड वन। तो वैसे ही n से n-1 के लिए कौन सा होगा, n-nth वन, n-1th वन।
मतलब अगर n पे है तो n से 1 तक में टोटल n-1 ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो वेवलेंथ रिलीज हो सकता है। सो अगर n पे है तो n-1 वेवलेंथ रिलीज हो सकता है। अगर जब वो n-1 पे होगा मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ से फिर जब वो n-1 पे होगा तो वो n-2 वेवलेंथ रिलीज कर सकता है, ठीक है। जब वो n-2 पे होगा तो वो यहाँ से इस क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आने की उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो n-3 बन जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि n-1, n-2, n-3 करके लास्ट में वो 3, 2, 1 तो इतने सारे अलग अलग वेवलेंथ रिलीज हो सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है जब वो n पे होगा तो उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब ट्रांजिशंस की क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो n से 1 हो सकता है, n से 2, n से 3, मैंने बताया आपको n से 1, n से 2, n से 3, n से 1 को मैंने पहला माना, n से 2 को दूसरा, n से 3 को तीसरा। तो n से n-1 तक यही एक लास्ट पॉसिबिलिटी है तो वो n-1th हो जाएगा। यानी n पे है तो टोटल n-1 पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके ट्रांजिशंस के, यानी इतने वेवलेंथ पॉसिबल है जो एमिट हो सकता है। तो वही जब n से n-1 पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ होगा तो यहाँ से कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके अलग अलग, तो यहाँ से इसके टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे n-2, क्योंकि जहाँ पे है उससे एक कम, n पे है तो n-1 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं, n-1 पे है तो n-2 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। इस तरह से n-1, n-2, n-3 और डॉट 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 3, 2, 1 करते करते धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एमिट होंगे, राइट, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स जो एमिट होंगे तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे n-1 प्लस n-2, ये सीरीज हो जाएगा, प्लस n-3, तो ये सीरीज आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, राइट, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, मतलब ये बेसिकली यहाँ पे जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 इसका सम है। ऑलराइट, तो इसका जो सम होता है, राइट, वो मैथमेटिक्स में पढ़ा है हम लोगों ने, तो बाकी लोग जिनको ये याद नहीं है ये याद कर लीजिए। इसका सम होता है n इंटू n-1/2, इसका सम होता है n इंटू n-1/2। इसको आप ध्यान रखिए, मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि n इक्वल टू 4 पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये 3, 2, 1, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं वो हो जाएगा n इंटू n-1/2। तो n का वैल्यू हो गया 4, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है n इक्वल टू 4 पे है, यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। तो 4 इंटू 4 माइनस 1/3, सो 4 3 12, अच्छा बाई 2, 4 3 12/2 यानी 6 ट्रांजिशंस, यानी 6 पॉसिबल वेवलेंथ्स एमिट हो सकते हैं। वैसे अगर n इक्वल टू 5 हो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 1, यानी 5 4 20/2 यानी 10, आंसर 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट।